आज का हमारा टॉपिक है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, तो डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है या ये होता क्या है? तो डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किल करते हैं या हम क्या करते हैं, इनएक्टिव करते हैं। किल या इनएक्टिव करते हैं किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस से। तो हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किल या इनएक्टिव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर, ठीक है, किसी भी सरफेस पर। ये क्या करता है, डिसइंफेक्शन में हम स्पोर जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्पोर को फॉर्म करते हैं, स्पोर को किल नहीं कर पाते। डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी बैक्टीरिया के स्पोर्स को हम क्या करते हैं, किल नहीं कर पाते, स्पोर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। एक वर्ड होता है, आगे एक टॉपिक आएगा, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एक वर्ड आएगा, स्टेरिलाइजेशन। आगे हम पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन का। नेक्स्ट, तो स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन में भी हम किल करते हैं और इनएक्टिव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सरफेस से, ठीक है। इतनी डेफिनेशन दोनों की सेम है, लेकिन स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस में स्पोर भी किल हो जाते हैं। जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्पोर भी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है एक तरीके से। तो हम मतलब स्पोर को किल कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस से, और डिसइंफेक्शन की प्रोसेस से स्पोर्स को किल नहीं करते। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या इनएक्टिव करते हैं किसी भी सरफेस से। अब पढ़ते हैं हम ये, ठीक है। डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग और इनएक्टिवेटिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस या किसी ऑब्जेक्ट पर। तो यही है डेफिनेशन कि डिसइंफेक्शन की प्रोसेस से हम इनएक्टिव या किल करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सरफेस से, ऑब्जेक्ट से। किसकी हेल्प से? यूज करके, केमिकल का यूज करके, हीट्स का यूज करके, रेडिएशन का यूज करके। जिससे क्या होता है, प्रिवेंट होता है इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड नहीं हो पाता है, वो नहीं फैलता है, और इसमें हम स्पोर को किल नहीं कर पाते हैं। स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस में डेफिनेशन सेम है, लेकिन इसमें हम स्पोर्स को भी किल कर देते हैं। तो हिंदी में आप देख सकते हो, डिसइंफेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें सतहों या वस्तुओं पर हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रासायनिक पदार्थों, गर्मी या विकिरण के माध्यम से मारकर या निष्क्रिय करके संक्रमण को रोकने के लिए उन्हें शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखना थोड़ा, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम हो तो आपको क्या करना है, आपको कोई क्वेश्चन अगर हिंदी में समझ ना आता हो तो आप उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखना, क्योंकि कुछ वर्ड हमने जैसे ये डिसइंफेक्शन, इसकी हिंदी मुझे एज इट इज नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने डिसइंफेक्शन ही लिख दिया, लेकिन इसकी हिंदी कुछ होती है, ठीक है। कीटाणु नाशक करके कुछ होता है ऐसे ही करके, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना और साथ में इंग्लिश में भी पढ़ लेना। ऐसा मत करना कि अगर हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं और कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में ना देखें, क्योंकि हमने मिक्स लैंग्वेज में पढ़ा है। हमने सिर्फ हिंदी सिर्फ इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, हमने मिक्स लैंग्वेज में पढ़ा है। तो इंग्लिश वाले बंदे को अगर इंग्लिश में समझ ना आता हो कोई क्वेश्चन, तो वो हिंदी में पढ़ के देख लेना। और अगर हिंदी में कोई सॉल्व कर रहा है पेपर और उसे हिंदी में समझ नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन या कोई ऑप्शन, तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखना, जरूर देखना, ठीक है। ये याद रखना, और ये याद रखें आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, मैं इंग्लिश में एग्जाम देता था, लेकिन क्या है, कुछ वर्ड ऐसे होते जिनका मतलब नहीं पता है, तो हिंदी वर्जन कर देख लेते थे, जिससे वो क्वेश्चन भी ठीक हो जाते थे। टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, जो कीटाणुनाशक होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, तो कीटाणुनाशक बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स को। और जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। डिसइंफेक्शन की प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल्स होते हैं जो डिसइंफेक्शन कराते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ इनकी मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कुछ होते हैं लो लेवल, ठीक है, लो लेवल डिसइंफेक्टेंट होते हैं, फिर होते हैं इंटरमीडिएट लेवल, और लास्ट में होते हैं हमारे हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स। तो इनकी हम बात करते हैं एक एक करके। तो लो लेवल क्या होते हैं, एक तरीके से ऐसे होते हैं
जिनका लेवल कम है। लेवल कम का मतलब है वो मतलब बहुत जो ज़्यादा कंटामिनेशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं या रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल नहीं कर पाते। जो लो लेवल वाले होते हैं, जो ईजिली किल हो जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो इनकी इफेक्टिवनेस क्या होती है? ये इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, सम वायरस एंड फंजाई, बट नॉट अगेंस्ट रेजिस्टेंट पैथोजन। तो जो रेजिस्टेंट पैथोजन्स होते हैं उनके लिए ये क्या होते हैं, यूज नहीं होते। जैसे कि रेजिस्टेंट पैथोजेंस क्या होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस और स्पोर्स। ट्यूबरक्लोसिस और स्पोर्स हमने बताया है कि आपको डिसइंफेक्शन से स्पोर्स मतलब नहीं होते, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन की प्रोसेस से स्पोर्स को किल नहीं कर सकते, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो क्या है इसकी इफेक्टिवनेस, मतलब कहाँ यूज होते हैं? तो ये यूज होते हैं मोस्ट ऑफ दी मतलब किल करते हैं या इफेक्टिव होते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को मारने के लिए, कुछ वायरसेस को मारने के लिए और कुछ फंजाई को मारने के लिए, लेकिन रेजिस्टेंट पैथोजन को मारने के लिए यूज नहीं होते हैं या इनकी इफेक्टिवनेस नहीं होती। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, स्पोर्स। कॉमनली यूज कहाँ होते हैं? हाउस होल्ड क्लीनिंग, घर की साफ सफाई में। जनरल सरफेस, कोई भी सरफेस है जैसे फर्श वगैरह है उसको साफ करने में। एंड एरियाज विद लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऐसे एरिया हॉस्पिटल्स के या अदर जगह पे जहाँ इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम होता है, जैसे हॉस्पिटल्स की जो एक तरीके से जो बालकनी वगैरह होती हैं वहाँ इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू जो इंडोर रूम्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ साफ सफाई के लिए ये यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके खासकर एग्जाम्पल्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि लाइसॉल। माइल्ड ब्लीच सोल्यूशन होते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में, ये यूज होते हैं। अल्कोहल बेस्ड वाइप्स होते हैं, लेस देन 70% अल्कोहल होती है। ये हिंदी में आप देख सकते हो। तो लो लेवल डिसइंफेक्टेंट की प्रभावशीलता आप पढ़ सकते हो। अधिकांश बैक्टीरिया कुछ वायरस और कवक के खिलाफ प्रभावी होते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस जैसे प्रतिरोधी रोग जनकों या स्पोर्स के खिलाफ प्रभावी नहीं होते। सामान्य उपयोग घरेलू सफाई, सामान्य सतहों की सफाई और कम संक्रमण जोखिम वाले क्षेत्रों में। उदाहरण आप देख सकते हो, चारों एग्जाम्पल हमने ऊपर आपको बताएं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट। ये इनकी थोड़ी जो पावर होती है वो लो लेवल से थोड़ी हाई होती है, लो लेवल से थोड़े हाई क्वालिटी वाले होते हैं, हाई पावर होती है। ठीक है, तो इनकी इफेक्टिवनेस होती है इफेक्टिव अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होते हैं, वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। देखो ऊपर वाले हमने पढ़े हैं, ठीक है, ऊपर वाले हमने पढ़े हैं वो होते हैं कुछ वायरसेस के लिए इफेक्टिव होते हैं, ये मतलब ज़्यादातर वायरसों के लिए इफेक्टिव होते हैं, इंक्लूडिंग सम नॉन एनवेलप्ड वायरस। देखो वायरस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनवेलप्ड, ठीक है, एक होते हैं नॉन एनवेलप्ड। ठीक है, तो एनवेलप्ड क्या होता है, जैसे ये हमारा वायरस है तो इसके ऊपर एक क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड का एक कोट होता है। क्या होता है? लिपोपॉलीसैकेराइड का एक कोट होता है। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड का कोड होता है। तो ऐसे वायरस जिनके चारों तरफ ये कोट पाया जाता है, ठीक है, वो एनवेलप्ड होते हैं। ठीक है, और जिनके चारों तरफ ये नहीं पाया जाता है वो नॉन एनवेलप्ड होते हैं। तो वायरस इंक्लूडिंग सम नॉन एनवेलप्ड, कुछ नॉन एनवेलप्ड बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। फंजाई के लिए इफेक्टिव होते हैं। सम पैथोजेंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस बट नॉट स्पोर्स। तो याद रखना, ट्यूबरक्लोसिस को मारने के लिए या ख़त्म करने के लिए किसी भी सरफेस से ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, हमने पढ़ा है क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए हम इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मतलब ट्यूबरक्लोसिस को किल करने के लिए मतलब कौन सा डिसइंफेक्टेंट्स का यूज होगा, और इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा या तीन हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन स्पोर्स को ये भी किल नहीं कर पाते हैं, स्पोर्स के खिलाफ इनकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो नहीं होती है। कॉमन यूज सरफेस इन हेल्थ केयर सेटिंग, जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं वहाँ, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में, फूड प्रिपरेशन एरिया, ऐसी जगह जहाँ पर फूड प्रिपेयर हो रहा है वहाँ, वेयर हायर लेवल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर थोड़े हायर लेवल के इन्फेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमें एक साफ़ सफाई वाला एरिया चाहिए होगा, उस हर जगह पर इसका यूज होगा। एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल सोल्यूशन हो सकता है 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथेनॉल। आयोडीन बेस्ड सोल्यूशन होता है।
हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% और 10% की कंसंट्रेशन में हो सकता है। क्लोरीन बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि ब्लीच, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो हिंदी में आप देख सकते हो, प्रभावशीलता पढ़ सकते हो, सामान्य उपयोग पढ़ सकते हो और एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स, तो इनकी इफेक्टिवनेस होती है अगेंस्ट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होते हैं, उन्हें किल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और स्पोर। देखो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें, क्या डिसइंफेक्शन की प्रोसेस से हम स्पोर्स को किल कर सकते हैं, तो नहीं, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। ऑफ्टन यूज्ड इन सिचुएशन रिक्वायरिंग स्टरलाइजेशन और नियर स्टरलाइजेशन, तो ये मतलब कहाँ रिक्वायर होते हैं, ऐसी जगह रिक्वायर होते हैं जिन चीज़ों का हम स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन स्टरलाइजेशन की तरह ही हमें प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा स्टरलाइजेशन में हम स्पोर को किल कर सकते हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें किल कर सकते हैं, और स्टरलाइजेशन को हम मतलब स्टरलाइजेशन में हम स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं, हमने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। तो ये ऐसी जगह यूज होते हैं जहां पर स्टरलाइजेशन या स्टरलाइजेशन की तरह कोई प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वहां पर स्पोर्स होते हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, लेकिन किसी सरफेस को हमने करना है तो हमें डिसइंफेक्शन ही करना होगा। किसी सरफेस है, फर्श है या कोई बेड वगैरह है, उसको हम स्टरलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिसइंफेक्टेंट्स की उसके लिए ज़रूरत होगी। अब डिसइंफेक्टेंट्स की ज़रूरत होगी तो हम सबसे अच्छा क्वालिटी का लेंगे, तो क्या है, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करेंगे। तो इसका कॉमन यूज कहाँ होगा, क्रिटिकल एरियाज लाइक हॉस्पिटल्स, सर्जिकल सेटिंग्स, क्योंकि जो डिसइंफेक्शन मतलब स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो स्टरलाइजेशन अपैरेटस बहुत, जैसे हॉट एयर ओवन होता है, ठीक है, हॉट एयर ओवन होता है, ठीक है, ऑटोक्लेव होती है, ऑटोक्लेव, ये सारी मशीनें होती हैं जिसमें स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो हम सर्जिकल जो एरिया होता है, पूरा सर्जिकल एरिया, उसका हम थोड़ी ना कर सकते हैं, मशीन में थोड़ी ना एरिया को उठाकर रख देंगे, तो इसीलिए यहाँ पर स्टरलाइजेशन की ज़रूरत होती है, सॉरी यहाँ पर डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है। अब डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेंट्स हम कौन सा यूज करेंगे, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट्स करने के लिए। कम इनटू कांटेक्ट विद स्टेराइल बॉडी टिश्यू और फ्लूइड, बॉडी टिश्यू, जो बॉडी टिश्यू है उसके कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, या तो हम उसे स्टेराइज कर लेंगे या हम हाई लेवल से डिसइंफेक्टेंट्स कर सकते हैं, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और एंडोस्कोप। एग्जाम्पल क्या होते हैं, ग्लूटरल्डिहाइड होता है हमारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड्स होता है, ठीक है, पर एस्टिक एसिड्स होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा अभी तक 3 एग्जाम्पल पढ़े, ऊपर 2 पढ़े, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको ये पता हो। प्रभावशीलता आप पढ़ सकते हो, सामान्य उपयोग पढ़ सकते हो, उदाहरण पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन प्रोसीजर फॉर फेसेस, यूरिन, स्पुटम, सिक रूम और लाइनिन। तो चेहरे, मूत्र, थूक और बीमार कमरे, मतलब पेशेंट से भरे कमरे, और लिनिन क्या होते हैं, जो बेड की सीट्स वगैरह होती हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, के लिए कीटाणु शोधन प्रक्रिया, कीटाणु, तो डिसइंफेक्शन को क्या बोलते हैं, कीटाणु शोधन बोलते हैं, ठीक है, कीटाणु शोधन। तो सबसे पहले फेस डिसइंफेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। स्किन और फेशियल सरफेस को हमें डिसइंफेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस्ड हार्मफुल पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस ऑन द स्किन सरफेस। जो फेस की स्किन सरफेस होती है वहाँ से हमें हार्मफुल बैक्टीरिया और हमें क्या है, जो वायरस वगैरह है उन्हें इरेडिकेट करना है, उन्हें वहाँ से हटाना है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, यूज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, क्योंकि स्किन के लिए हम यूज कर रहे हैं तो माइल्ड का ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, मॉडरेट या हायर का कर लेंगे तो क्या होगा, स्किन को वो जला देगा, स्किन को जला दे। लाइक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं जिसमें लीस्ट 60%, कम से कम 60% अल्कोहल हो, और एंटीसेप्टिक्स वाइप्स का यूज कर सकते हैं, मतलब एंटीसेप्टिक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड करते हैं हम हार्श केमिकल्स को प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, जो इंटरमीडिएट लेवल हैं या हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनको अवॉइड करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, स्किन में मतलब एक तरीके से इचिंग वगैरह हो सकती है। फॉर सर्जिकल और मेडिकल सेटिंग्स यूज आयोडीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट, तो जो सर्जरी या मेडिकल्स के जो सामान होते हैं वहाँ हम आयोडीन
और बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं, जैसे पोविडीन आयोडीन लोशन आपने देखा होगा आता है, क्लोरहेक्सिडीन सोल्यूशन फॉर डीपर डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है आयोडीन बेस्ड सोल्यूशन जो आते हैं वो किस लेवल में आते हैं, अभी हमने पढ़ा हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स में आते हैं। देखो दिखाते हैं क्या हुआ, क्या हमने पढ़ा है आयोडीन बेस्ड। ठीक है, तो आयोडीन बेस्ड हमारा कहाँ आता है, सॉरी वो आता है आयोडीन बेस्ड इंटरमीडिएट लेवल में आता है, इंटरमीडिएट लेवल में आता है हमारा क्या, आयोडीन बेस्ड। तो इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स का यूज कर सकते हैं हम। क्लीन थ्रॉली मतलब ये सारे पता है क्या है, एक चीज़ याद रखना, जो फेस की सर्जरी वगैरह होती हैं उसकी बात की जा रही है एक तरीके से कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट लाइक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं, हार्श केमिकल को अवॉइड करेंगे। सर्जरी, किसी की फेस की सर्जरी वगैरह होनी तो हम आयोडीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे पोविडीन आयोडीन। ठीक है, क्लोरहेक्सिडीन का यूज कर सकते हैं। अब क्लोरहेक्सिडीन कहाँ होता है, शायद मुझे याद है सेवलॉन में होता है, ये जो सेवलॉन आता है उसमें होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, और डीपर डिसइंफेक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्लीन थ्रॉली विद सोप और वाटर बिफोर अप्लाइंग एनी डिसइंफेक्टेंट। तो किसी भी डिसइंफेक्टेंट्स को पहले अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, सोप या वाटर से उस सरफेस को धो लेते हैं, स्पेशली इफ मेकअप और डर्ट इज प्रेजेंट। किसी भी मतलब कोई भी लेडीज है तो उसकी स्किन जो होगी, फेस, उस पर मेकअप होगा या डर्ट होगी, बाहर से आई है धूल वगैरह होगी, तो उसको सबसे पहले साफ कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है इरिटेशन होने लगता है अगर डर्ट पर क्या डिसइंफेक्टेंट को अप्लाई कर दोगे तो। हिंदी में आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। चेहरे को साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं चेहरे को, तो हम मतलब जो हमारा जो होता है माइल्ड वाला हमारा जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसका यूज करेंगे, जैसे हैंड सैनिटाइजर का। हम जो मतलब हमारा जो हाई लेवल होता है उसे अवॉइड करेंगे, या ये हम कहें कि जो हमारा ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, जो स्किन को जलन पैदा कर देते हैं, उन डिसइंफेक्टेंट्स को अवॉइड करेंगे। और जब कोई सर्जरी वगैरह होती है तो पोविडीन आयोडीन या हम क्लोरहेक्सिडीन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी डिसइंफेक्टेंट्स को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, साबुन या पानी से स्किन को साफ कर लेंगे, जिससे जो धूल डर्ट या मेकअप वगैरह हो वो साफ हो जाए। यूरिन डिसइंफेक्शन की बात करते हैं, हम यूरिन को कैसे डिसइंफेक्टेट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू एलिमिनेट बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट इन यूरिन, स्पेशली हेल्थ केयर और पेशेंट केयर सेटिंग। देखो ऐसा होता है, कोई पेशेंट्स है, किसी पेशेंट्स की जो यूरिन पास हो रही है यूरिन बैग में, ठीक है, यूरिन बैग में यूरिन पास वो कर रहा है, ठीक है, एडमिट है हॉस्पिटल में, तो क्या होगा, उसके यूरिन में क्या पैथोजन आ रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया या वायरस है, उसे बीमारी है, और वो क्या यूरिन में आ रहा है। अब अगर वो यूरिन हम ऐसे ही डिस्पोज कर देंगे बाहर इन्वायरमेंट में, तो वो बैक्टीरिया और वायरस होंगे, वो किसी और मतलब पर्सन को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, इस यूरिन को हमें क्या करना है, डिसइंफेक्शन करना है, डिसइंफेक्टेंट से यूज करके ये बैक्टीरिया और वायरस को यूरिन से मार देना है, किल कर देना है। उसके बाद यूरिन को क्या करना है, मतलब अलग कर देना है, प्रोसेस कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, बियर करेंगे ग्लव्स, ग्लव्स को पहनेंगे बिफोर हैंडलिंग एनी यूरिन कंटामिनेटेड क्या है आइटम्स। कोई भी यूरिन कंटामिनेटेड है, यूरिन जिसमें है, ऐसे आइटम्स को हम अगर छू रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लव्स को पहनेंगे, यूरिन कंटेनर्स जैसे और बेड पैंस। ठीक है, क्लीन द एरिया विद लो या इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो हम जिस एरिया में हमें यूरिन मतलब हम एक्सपोज हो सकते हैं जिस एरिया में यूरिन से, उस एरिया को सबसे पहले हम क्या करेंगे, लो या इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट से हम क्या करेंगे, उसे साफ करेंगे। लाइक क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्लीच सोल्यूशन। उसके बाद डिसइंफेक्ट टॉयलेट्स और यूरिनल्स विद ब्लीच बेस्ड सोल्यूशन, और ये क्या है, इंटरमीडिएट लेवल। जैसे हम क्या करना है, पेशेंट्स वगैरह हमें जो यूरिनल्स होते हैं और टॉयलेट्स होते हैं वहाँ जाते हैं, ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन से हम साफ करेंगे। इंश्योरिंग कॉन्टैक्ट टाइम एज पर द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रूमेंटेशन। अब जो डिसइंफेक्टेंट्स का हम यूज कर रहे हैं, उस डिसइंफेक्टेंट्स पर इन्फेक्टेंट्स होता है, उसके जो पाउच होता है या जो डब्बा होता है उस पर टाइम लिखा होता है कि इतनी देर तक हमें साफ करना है,
ठीक है, इतनी देर तक साफ करना है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएं। तो जो उस पर टाइमिंग दी होगी उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है। फिर डिस्पोज ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल्स, जैसे कि जो डिस्पोजल ग्लव्स होंगे जिसके हम कांटेक्ट में आए, अगर यूरिन बैग को हमने छुआ तो हम यूरिन के कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो एब्जॉर्बेंट पैड, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एब्जॉर्बेंट पैड का यूज होता है, जैसे क्या होते हैं जो मतलब जिनकी मेजर सर्जरी हुई होती है और वो बेड से उठ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पैड्स का यूज करते हैं। तो जो बेड बॉय होते हैं, ठीक है, बेड बॉय होते हैं जो वो साफ करते हैं उसे, तो उन्हें चांसेस रहते हैं एक्सपोज होने के कंटामिनेटेड यूरिन से। तो वो क्या क्या प्रिकॉशन को फॉलो करें उसके लिए है। इन बायोहजार्ड वेस्ट, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, कंटामिनेटेड बायोहजार्ड वेस्ट, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें याद रखना है कि हम किस चीज़ में किस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरिन डिसइंफेक्टेंट में हम यूरिन और वायरस जो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें करना है, और हमें कैसे करना है, ग्लव्स को पहनना है, हमें क्या करना है, लो या इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करना है। तो इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं, बस आपको रफली याद रखना है कि वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो हिंदी में आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पुटम। स्पुटम डिसइंफेक्शन। तो स्पुटम क्या होता है, जैसे किसी को खांसी आ रही है बहुत लंबे टाइम से, तो क्या होता है उसका जो स्पुटम होता है वो क्या करना है, स्पुटम को लेकर, स्पुटम क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, बलगम, बलगम बोलते हैं, ठीक है। बलगम को किसी को लेके जांच करना, लैब में भेजना होता है। अब लैब में सारी बलगम का यूज थोड़ी ना हो जाता है, बहुत थोड़ी सी बलगम का यूज होता है जांच करने के लिए। जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो उसकी बलगम में टीबी का बैक्टीरिया होगा, हमें पता लगी टीबी का बैक्टीरिया। अब जो बलगम लैब में है उस बलगम का क्या करना है, उस बलगम का क्या करना है, उस बलगम का प्रोसेस करना है, वरना वो बैक्टीरिया जो है टीबी का वो दूसरे पर्सन में जा सकता है, ठीक है। या कोई पर्सन है एडमिट है, टीबी का एडमिट है हॉस्पिटल में, टीबी का पेशेंट, अब वो बार बार खांस रहा है, बलगम निकल रही उसकी, तो उस बलगम की प्रोसेस करना होगी। अगर वो बलगम ऐसे ही किसी स्थान पर डाल दोगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन किसी और को हो सकता है टीबी, इसीलिए उसका भी प्रोसेस करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, ऑब्जेक्टिव टू किल पैथोजन इन स्पुटम स्पेशली इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और कोविड-19 हमने देखा था। जो कोविड-19 के पेशेंट थे उनके स्पुटम में क्या था, वायरस था, वायरस था, और ट्यूबरक्लोसिस हमने अभी आपको बताया वायरस होता है। तो अगर इनके स्पुटम को, बलगम को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इन्फेक्शन अदर पीपल को फैल जाएगा, इसीलिए इसका क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले ग्लव्स को पहनेंगे, मास्क को लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मास्क रेस्पिरेशन के थ्रू ही ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं और हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं, तो हम मास्क भी लगाते हैं टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्पुटम, स्पुटम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। डिस्पोज द स्पुटम कप इन अ बायोहजार्ड बेस्ड कंटेनर। देखो बायोहजार्ड बेस्ड कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, आपको शायद इसके बारे में आइडिया हो, जैसे रेड होता है, ब्लू होता है, वाइट होता है, ठीक है, और येलो होता है। ये 4 टाइप के बायोहजार्ड कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक में क्या करते हैं, हम स्पुटम को रख देते हैं। अब वो क्या करता है, जो बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पर जाकर उनको मतलब किल किया जाता है एक तरीके से। क्लीन एंड डिसइंफेक्शन द सरफेस वेयर स्पुटम हैज बीन यूजिंग इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन लाइक अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो मतलब जिस एरिया में वो स्पुटम का कफ रखा गया होगा, जैसे स्पुटम कफ, उस एरिया को क्या करेंगे, हम साफ करेंगे इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन से, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन, जैसे कि अल्कोहल या हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, जैसे टिश्यू है कोई, या स्पुटम यूज टिश्यू या कप्स, इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब स्पुटम को लेने के लिए। स्टीम स्टरलाइजेशन और ऑटोक्लेविंग में भी रिक्वायर्ड फॉर द रीयूजेबल इक्विपमेंट। ये कुछ खास नहीं है, आपके मतलब का नहीं, ये स्टरलाइजेशन की प्रोसेस का एक पॉइंट है यहाँ पर। बास हैंड थ्रॉली आफ्टर हैंडलिंग स्पुटम, स्पुटम को हैंडल करने के बाद हाथ को अच्छे से धोएं, हाथ को अच्छे से धोएं। आपको बस इतना याद रखना है कि मैंने बता दिया है कि स्पुटम जो होता है उसका डिसइंफेक्शन करते क्यों है, पहली बात करते क्यों है ये बता दिया है, और किसका यूज करते हैं, लो लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल, हाई लेवल का, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। ये मतलब इस प्रोसीजर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये पूछ सकते हैं किस लेवल का, इंटरमीडिएट का, मतलब डिसइंफेक्टेंट्स का हम यूज करेंगे। हिंदी में आप पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट है हमारा सिक रूम डिसइंफेक्शन, रूम विद इन्फेक्शियस पेशेंट। इन्फेक्शियस पेशेंट्स का जो रूम होता है उसको डिसइंफेक्टेंट्स का यूज उसमें कैसे करेंगे, उसका डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे। और आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ हम पढ़ा चुके हैं या कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ा चुके हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उन्हीं में से मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होता है हॉस्पिटल्स का उसमें कंटामिनेशन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए इनका यूज किया जाता है। प्रोसीजर क्या है? वेंटिलेट द रूम वेल। वेंटिलेट का मतलब होता है ईयर एक तरीके से अच्छे से ईयर बेल बाई ओपनिंग विंडोज यूजिंग एग्जॉस्ट फैन। तो मतलब जो रूम होगा, मतलब इन्फेक्शियस पेशेंट्स का जो रूम होगा उसे अच्छे से मतलब उसमें विंडो वगैरह होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए, जिससे क्या हो जो एयर है अंदर की वो बाहर मतलब प्रॉपर एयर का आदान प्रदान होता रहे उससे, ऐसा ना हो कि एयर अंदर ही रुकी है। यूज हाई लेवल डिसइंफेक्शन, तो इसमें याद रखना इन्फेक्शियस पेशेंट्स हैं तो हमें हाई लेवल डिसइंफेक्शंस का यूज करना होगा, लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। इनका हमें यूज कर सकते हैं हम। क्या हाई लेवल हमारा डिसइंफेक्शंस हैं ये, और ये मतलब इन्फेक्शियस जो हमारे एजेंट होंगे उनको किल कर सकते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना आप, ठीक है। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड्स क्या आता है, ठीक है, एक हाई लेवल में भी आता है, सॉरी एक हाई लेवल में आता है, एक इंटरमीडिएट लेवल में आता है, लेकिन कंसंट्रेशन इसकी वेरी करती रहती है, ठीक है। कंसंट्रेशन जो इसकी है वो वेरी करती रहती है। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड आते हैं, ये क्या आते हैं, लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स में आते हैं, लेकिन इनकी जब कंसंट्रेशन हाई कर दोगे तो ये मतलब हाई लेवल डिसइंफेक्शन की तरह भी एक्ट्स करने लगेंगे। तो सारा यहाँ पर कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक है। अगर लो लेवल कंसंट्रेशन है तो मतलब कैसे ऐड करें, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है यहाँ पर लिखा है 5 से 10% लिखा है, तो ये यहाँ पर 5 से 10% का मतलब है ये इंटरमीडिएट लेवल पे वर्क करेगा, ठीक है। हाई पर कब वर्क करेगा, लगभग 35%, 35%, ठीक है। 35% पे हाई लेवल वर्क करेगा और क्या करेगा 5 से 10% पे एवरेज एक क्या करता है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स की तरह एक्ट करता है। तो बस आपको ये याद रखना है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज होते हैं। हाई लेवल कुछ समझ ना आए तो आपने पढ़ा है ये सारा कुछ, अगर मतलब किसी भी जैसे आपको हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स वहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको किसी इंटरमीडिएट या लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत हाई दिख रही, तो आप वो आंसर टिक कर सकते हो, आप वो आंसर टिक कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग है अगर, क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें, क्योंकि ये जो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत कम दिया है तो उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझा सकते इसमें। क्यों? क्योंकि अगर हम हर किसी की कंसंट्रेशन आपको देने लगें तो कंसंट्रेशन से आपको बताने लगें तो आपको याद ही नहीं कर मिलेगा, और आपके एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है अब, तो आपको याद नहीं करने लगे, इसलिए कुछ चीज़ें ये कन्फ्यूजिंग आपको लगेंगी, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारा खेल आ जाता है कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो आप यहाँ की एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ की जो कंसंट्रेशन है यहाँ हटा दो तो हम आराम से समझ पाएंगे ये। अब ठीक है, ठीक है। फिर फोकस ऑन हाई टच एरियाज, जैसे कि जो हाई टच एरियाज होते हैं उनको फोकस करो, जहाँ पर जो पेशेंट्स है, इन्फेक्शियस पेशेंट्स है, उसका मतलब बॉडी फ्लूइड्स वगैरह है, कुछ भी चीज़ें हाई टचिंग हो रही है, जैसे कि डोर हैंडल्स हैं, लाइट स्विचेस है, बैट रेल्स है, रिमोट कंट्रोल है और फ़ोन से, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत टच करता है इन्फेक्शियस पेशेंट्स, ठीक है। तो इनका ध्यान रखें हम। बेड लाइंस वही बेड पर पड़ने वाली सारी चीज़ें, चादर वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें। पेशेंट क्लॉथ, पेशेंट्स के कपड़े, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों का हम डिसइंफेक्शन करते हैं हाई लेवल डिसइंफेक्शन से। यूज डिस्पोजेबल ग्लव्स व्हेन क्लीनिंग कंटामिनेटेड सरफेस एंड डिस्पोज देम इमीडिएटली। तो मतलब जो उसके बाद जब हमारा काम हो जाता है उसके बाद डिस्पोज कर देते हैं हम ग्लव्स को, जो कंटामिनेटेड होते हैं तुरंत करते हैं, ऐसा नहीं है लेट करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन खुद को भी होने के चांसेस रहते हैं। कंसीडर स्टीम स्टरलाइजेशन, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, स्टरलाइजेशन की बात इसमें आ गई।
ये लाइन हम हटा देते क्योंकि ये काम की नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये बुक से लिया गया है, तो इसमें कुछ चीज़ें आ गई हैं जो आपके काम की नहीं है, ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग वाइप सरफेस विद डिसइंफेक्टेंट वाइप स्प्रे, ये फर्श वगैरह को जो डिसइंफेक्टेंट का जो रूम होता है, इन्फेक्शियस रूम होता है, उसको साफ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट वाइप का यूज करते हैं, जिससे रूम को हम साफ करते हैं, रूम को साफ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हम थोड़ा हिंदी में पढ़ने वालों के लिए कर दें, और क्या करना है, ये, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारा कुछ याद मत रखना, मोटा मोटा याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक आता है लिनेन डिसइंफेक्शन। तो लिनेन क्या होते हैं? टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कंटामिनेटेड लिनेन, जैसे कि हॉस्पिटल्स की जो सीट्स होती हैं, टॉवल्स होते हैं, और पेशेंट्स के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? लिनेन। इनको डिसइंफेक्टेंट्स करने के लिए, क्योंकि इनमें सारे में क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, क्योंकि पेशेंट्स की सीट्स है जो जिस पर वो लेट रहा है, उसको टॉवल्स हैं जो भी यूज कर रहा है, और पेशेंट्स के जो कपड़े हैं, ये सारे इन्फेक्शन वाले मतलब होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को इन्फेक्शन है। तो इनको क्या करेंगे? तो हैंडल करेंगे सॉइल्ड लाइनन विद ग्लव्स एंड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हैंडल सॉइल्ड लाइनन, तो ये एक तरीके से क्या बोल रहा है कि जो गंदे जो बेडशीट्स वगैरह है या गंदे लिनेन है, ठीक है, उनको क्या करें? ग्लव्स पहनकर क्या करें? हैंडल करें, और डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करें कि तुम्हारी स्किन से डायरेक्टली वो टच ना हो। शॉर्ट लाइनन इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया, मतलब जो लिनेन होते हैं उन्हें ले जाएं एक मतलब अच्छी वेंटिलेटेड एयर वाली एरिया में। अवॉइड सेकिंग टू मिनिमाइज एयरबॉर्न कंटेमिनेटेड, जिससे क्या हो? इन्हें ले जाएं एक मतलब जहाँ पर एयर बहुत अच्छा एयर का कंडक्शन हो, ऐसे एरिया में ले जाएं, जिससे क्या है? जो एयरबॉर्न कंटामिनेशन है वो थोड़ा कम हो जाए। क्यों? क्योंकि एरिया अगर एयर वाला होगा तो अच्छे से मतलब जो इन्फेक्शन होगा वो डिस्पर्स हो जाएगा, और बहुत मतलब एक जगह पर इकट्ठा नहीं रहेगा इन्फेक्शन। कम हवा वाले एरिया में अगर तुम मतलब लेकर उन्हें अलग अलग करोगे, कपड़ों को सारे कुछ को, तो क्या होगा? इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वो इन्फेक्शन है एक एरिया में रुक जाएगा, ठीक है, एयर में एक एरिया में रुक जाएगा। अगर आप वेल वेंटिलेटेड वाले एरिया में ले जा रहे हो, जिससे क्या होगा? इन्फेक्शन डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा बहुत दूर तक, लेकिन उसकी जो इन्फेक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी, एक जगह पर रहेगा तो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी। बास एट हाई टेम्परेचर, उनको जो हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं, लिनेन होते हैं, उन्हें हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 60 और हायर टेम्परेचर यूजिंग लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स विद एडिड डिसइंफेक्टेंट। तो हम क्या करेंगे? उनको धोना है, कपड़ों को, जो भी चीज़ें बेडशीट्स वगैरह, उन्हें हायर टेम्परेचर पर धोना है डिटर्जेंट के साथ, और उसमें डिसइंफेक्टेंट्स को मिलाकर। इफ़ हाई टेम्परेचर वॉशिंग इज नॉट अवेलेबल, अगर हाई टेम्परेचर की वॉशिंग का कोई इंतजाम नहीं है, तो यूज डिसइंफेक्टेंट लॉन्ड्री एडिटिव्स स्पेसिफाइड डिजाइन फॉर कोल्ड वाटर वॉश। तो मतलब कुछ ऐसे डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कुछ मशीनरी आ रही हैं, कुछ लॉन्ड्री इक्विपमेंट आ रहे हैं, तो उनमें हम कोल्ड वाटर से भी हम डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। ड्राई लीव्स एट हाई मतलब हाई हीट सेटिंग्स एज हीट कैन हेल्प किल रेसिडुअल पैथोजन, और मतलब इन्हें ड्राई करें, जो लिनेन्स होते हैं उन्हें ड्राई करें हाई हीट पर, मतलब अधिक टेम्परेचर पर हम हीट करें, जिससे क्या हो? जो बचे खुचे पैथोजन है वो भी किल हो सकें। स्टोर क्लीन्ड लिनेन इन अ क्लीन ड्राई प्लेस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, तो जो मतलब साफ किए हुए हमारी बेडशीट्स वगैरह हैं, कपड़े हैं, उन्हें एक साफ और सूखी जगह पर रखना चाहिए, जिससे क्या है? जो कंटामिनेशन है, जो इन्फेक्शन मतलब कंटामिनेशन है, वो दोबारा कंटामिनेटेड ना हो जाए किसी वजह से। हिंदी में पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और आपका टॉपिक इतना ही बड़ा था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अब जो शायद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, वो बड़ा है, और कोशिश करते हैं कि आपका जो ये कम्युनिटी वाली है, ये आज का मेरे हिसाब से 7th टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसमें 11 टॉपिक हैं, तो इस चैप्टर के हमारे 4 टॉपिक बचे हैं इस वीडियो के बाद। तो 4 टॉपिक मेरे हिसाब से हार्डली 6 वीडियो में 5 to 6 वीडियो में कवर हो जाएंगे,
बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं, 5 to 6 वीडियो में, तो 5 to 6 डेज। और जो हमारी लास्ट ड्रग स्टोर वाली जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 5 क्वेश्चन उससे आना है, तो उसे हम रफली पढ़ा देंगे आपको। और वो स्टोर वाला देखो पार्ट ऐसा है जो आप अपने दिमाग से ही सॉल्व करोगे, उसमें कितना भी बता दे कि स्टोर को कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे ग्राहकों से बात करना है, और कैसे हमें कंपनी में बात करना है, किसी से कैसे माल खरीदना है, कैसे बेचना है, ये सारी चीज़ें रफली आप अपने दिमाग से इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स में नहीं पढ़ाएंगे, उसके भी 9 टॉपिक हैं, तो कोशिश करेंगे कि मतलब 5-6 दिन में उसे कंप्लीट करा दें, मतलब एक वीक में हार्डली उसे कंप्लीट करा दें, ठीक है, उसे कंप्लीट करा दें। तो हम कोशिश करेंगे आपका 12 से 13 जो जैन है, 12 से 13 जनवरी तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, 12 से 13 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और आपको अप्रॉक्स 20 दिन मिल जाए रिवीजन करने के लिए, पूरा रिवीजन करने के लिए आपको 20 दिन मिल जाएंगे। और हमने आपसे कहा था पहले कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले हम आपका सिलेबस करा देंगे, और हम आपको 20 दिन पहले सिलेबस करा कर दे रहे हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, और कितने अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम में कितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो। हमें बहुत खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने यहाँ से सिलेक्ट हों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है, आपको 10 घंटे पढ़ाई करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताना, अगर सिलेक्ट होना है तो 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।